गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे प्रारंभिक मानव औजारों का निर्माण। अभी भी हमारा चैप्टर 1 जो है वो चल रहा है। तो मानव ने औजारों का निर्माण करना कैसे सीखा। तो अपने विकास की प्रक्रिया में मानव ने हथियारों और औजारों को बनाने की कला सीखी। पक्षी और चिंपैंजी भी पत्थर और लकड़ी का उपयोग हथियारों के रूप में करते थे, लेकिन औजार बनाने की सोच एवं तकनीक मानव में अधिक विकसित थी। पत्थर के आरंभिक औजार, जिसमें प्रमुखतः गंडासा, हस्त कुठारी, ओल्ड हुई नामक स्थान से मिलते हैं। तो गंडासा और हस्तकुंठा ऐसी हथियारों का प्रयोग बनाना, प्रारंभ में औजारों का प्रयोग बनाना मानव ने प्रारंभ कर दिया था। मनुष्य में औजार बनाने की कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती। इस प्रकार शारीरिक स्नायु तंत्रीय अनुकूलों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग संभव है तथा इस कार्य में शायद मानव जीवन के औजारों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। इसके अतिरिक्त मानव ने जिस प्रकार औजारों का प्रयोग करते थे उससे ज्ञात होता है कि उनकी स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता थी, जो मानव को वानर से भिन्न करता है, अलग करता है, क्योंकि वानर में उन विशेषताओं का अभाव पाया जाता था। तो पत्थर के औजार बनाने के और उनका प्रयोग करने के जो साक्ष्य हैं वो सबसे पहले इथोपिया एवं केन्या के स्थलों से बच्चों प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार मानव ने पत्थर के औजारों को बनाना सीख लिया। पत्थर के हथियार बनाने के लिए वे पंच ब्लेड का सहारा लेते थे। तो इस प्रकार वे अपने औजार बनाने के काम में पुरुषों या स्त्रियों दोनों को यह काम किया जाता था, अर्थात स्त्रियों और पुरुषों द्वारा औजार बनाने का कार्य किया जाता था। पत्थर के औजार बनाने वाली स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे, अर्थात स्त्रियां भी औजार बनाने का कार्य करती थी और पुरुष भी औजार बनाने का कार्य करते थे। स्त्रियां अपने एवं बच्चों के भोजन प्राप्ति के लिए कुछ खास औजार बनाने का प्रयोग करती थी। लगभग 35,000 वर्ष पूर्व जानवरों को मारने के तरीके में सुधार आया। यह प्रमाण है कि फेंक कर मारने वाले भालों और तीर कमान जैसे नए औजार बनाने लगे। अब मानव ने भाला बनाना प्रारंभ कर दिया और तीर कमान बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे उसको अपना शिकार करने में आसानी होने लगी। वह दूर से ही उन जंगली जीव जंतुओं का शिकार कर सकता है। मांस को साफ किया जाने लगा, उसमें हड्डियां निकाल दी जाती थी, फिर उसको सुखाकर और सेक कर सुरक्षित रख लिया जाता था। सुरक्षित रखे खाद्य बाद में खाए जा सकते थे, अर्थात उनको पैकिंग करके रख लिया जाता था और बाद में भी उसको इस्तेमाल में लाया जाता था। कुछ जानवर जैसे समूरदार जानवरों को पकड़ा जाने लगा। उनकी रोईदार खाल को प्रयोग कपड़े के रूप में किया जाने लगा और उसको सिलने के लिए बच्चों सुई का आविष्कार भी। सिले हुए कपड़ों का सबसे पहला साक्ष्य 21,000 वर्ष पुराना है। छैनी या रुखानी जैसे छोटे मोटे औजारों बनाने की तकनीक शुरू हो गई, जो नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत या लकड़ी पर नक्काशी करना और उरेदना उनको संभव हो गया था। अर्थात मानव अब धीरे धीरे चित्रकारी भी बच्चों करने लगा था। उसके बाद नया पॉइंट पढ़ेंगे, संप्रेषण एवं संचार के क्या साधन रहे होंगे। मानव ने संचार क्षेत्र में कैसे काम करना प्रारंभ किया। तो जीवित हड्डियों में मनुष्य, तो जीवित जितने भी प्राणी हैं बच्चों, उनमें मानव ही एक ऐसा प्राणी था जिसके पास भाषा की शक्ति थी, क्षमता थी। तो भाषा के विकास पर कई मत, जैसे होमिनिड भाषा के अंग
विक्षेप अर्थात हाव भाव, हाथों का संचालन करना, हाथ हिलाना अर्थात संकेतों द्वारा वह अपनी बात को कह सकता था। उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसा मौखिक था। अशब्दार्थ संचार का प्रयोग होता था। तीसरी बात बताई गई है, मनुष्य की वाणी का प्रारंभ जहाँ तक संभव हो आह्वान या बुलाओं की क्रिया से हुआ, जो नर और वानरों में देखा जाता था। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता था, अर्थात कुछ सीमित वर्णों का ही वह प्रयोग करता था। लेकिन धीरे धीरे ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित होती चली गई, अर्थात बोली जाने वाली भाषा की बच्चों उत्पत्ति हुई। इस प्रकार मस्तिष्क का उसका विकास होता चला गया और मानव ने बोलना प्रारंभ कर दिया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20 लाख वर्ष पूर्व मानव ने बोलना प्रारंभ किया होगा। इसके अलावा मस्तिष्क में हुए परिवर्तनों के अलावा स्वर तंत्र का भी विकास उतना ही महत्वपूर्ण था। स्वर तंत्र का विकास भी लगभग 2 लाख वर्ष पूर्व हुआ। इसका संबंध खास तौर पर आधुनिक मानव से रहा है। तो मस्तिष्क के साथ साथ बच्चों उसके स्वर तंत्र का भी विकास हुआ, जिसके कारण वह बोलने में निपुण हो पाया। कुछ शब्दों का वह धीरे धीरे प्रयोग करने लगा था और उसी क्रम में आज आधुनिक मानव इस स्थिति तक पहुंचा। कुछ चित्रकारी के भी बच्चों नमूने मिले हैं। अल्टामीरा के चित्र गुफा, यहाँ एक गुफा का उदाहरण दिया है बच्चों। यहाँ पर चित्रकारियाँ उसमें पाई गई हैं। ठीक, तो इस प्रकार मानव ने धीरे धीरे चित्रकारी करना भी सीख लिया था प्रारंभ कर। आगे है फ्रांस में स्थित, नीचे आएंगे ब्रैकेट से नीचे, इसको आप बैठकर पढ़ लेंगे। कहानी के माध्यम से इसमें बताया गया है, चित्र जो है अंकित किए गए हैं। लेस कॉमेक्स और सोवे की गुफाओं में स्पेन में स्थित अल्टामीरा की गुफा जो जानवर हैं उनके चित्रों की झांकी लगभग हमें वहाँ मिलती है। उसमें घोड़ा, हिरन, इसके अलावा विशालकाय, गेंडा, शेर, तेंदुए, लकड़बग्घे, उल्लू आदि के चित्र पाए जाते हैं। तो जिससे ज्ञात होता है बच्चों कि मानव ने अब चित्रकारी करना भी प्रारंभ कर दिया था, अर्थात उसने चित्रकारी भी सीख ली थी। इसी क्रम में बच्चों अभी आगे है, अलग अलग समूह के रूप में भी उन चित्रों को अंकित किया गया है। कुछ को अकेले भी बनाया गया है। स्त्रियों को केवल समूह के रूप में ही बनाया गया है, जबकि पुरुषों को जानवरों के साथ चित्रित किया गया है, क्योंकि पुरुष जो है शिकार का कार्य भी करते थे। यहाँ अनेक प्रश्नों को स्पष्ट किया गया है। क्योंकि जीवन में शिकार का उस समय बच्चों महत्व था, इसलिए जानवरों के चित्र, धार्मिक क्रियाएं, रस्म रिवाज, जादू टोने आदि की चित्रकारी की जाती थी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट है कि जो गुफाएं, समय और स्थल जहां लोगों के छोटे मोटे समूह मिलते थे, एकत्र होकर सामूहिक क्रियाकलाप संपन्न करते रहे होंगे, अर्थात वहां पर वो मानव इकट्ठे होंगे और समूह के रूप में शिकार करने की बच्चों योजना बनाते रहे होंगे, या अन्य कार्यों की योजना वो समूह के रूप में बनाते रहे होंगे, जिसको चित्रकारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा चित्रकारियाँ आने वाली पीढ़ियों की तकनीकों को जानकारी देने के लिए भी उकेरी गई हैं, बनाई गई हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो विभिन्न उद्देश्यों से बनाए गए होंगे। तो आधुनिक आदिकाल समाजों के बारे में जो वर्णन ऊपर आया है, उससे यह जाहिर है कि उनके बारे में जानने के लिए भी अभी बहुत कुछ शेष है। हमें बहुत कुछ जानकारी उनके बारे में लेनी होगी। उसके बाद अफ्रीका में शिकारी संग्राहकों के साथ संपर्क। अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में रहने वाले कुंग सैन नामक एक शिकारी
संग्राहक समाज के साथ 1870 में एक अफ्रीका के पशुचारक समूह के सदस्य से जो मुलाकात है उसका एक वर्णन दिया है। सर्वप्रथम हम इसी इलाके में आए तो हमने देखा कि बालू की सतह पर अजीब किस्म के पैर के निशान थे। हम उन्हें देखकर बच्चों हैरान हो गए और इसमें से बहुत सारे लोग घबरा गए। जब हम कभी उनके पास जाते तो भागकर कहीं छिप जाते। हमें उन्हें उनके गांव मिले, लेकिन हमें वहाँ पर हमेशा सुनसान था, क्योंकि जब भी वे अजनबी लोगों को देखने जाते थे तो इधर उधर भागकर झोंपड़ियों में छिप जाते थे। हमने सोचा कि वे कमज़ोर एवं आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया। इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। आगे एक और दिया है हादजा समूह, एक जनजातीय समूह के शिकारी समूह है, उसके बारे में संक्षेप में बच्चों दिया है कि हादजा शिकारियों को एक संग्राहक एक छोटा समूह है जो खारे पानी की वृंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते थे। ये एक ऐसा समूह है जो शिकार करता था। पूर्वी हादजा का इलाका सूखा एवं चट्टानी है, जहाँ सवाना, कांटेदार झाड़ियाँ एवं कुछ एकासियों के पेड़ बड़ी संख्या में। यहाँ से बच्चों क्या है, जंगली जो खाद्य वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में मिलती हैं। इसके अलावा जंगली जानवर बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। इनमें से प्रमुखतः हाथी, गैंडे, भेड़ है, जिराफ है और हिरन है, चिकारा है, खागदार है, सुअर है, बबून है, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घे आदि इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसके अलावा छोटे जानवरों में भी मछली, खरगोश, गीदड़, अनेक प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो हादजा लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी जानवरों का बच्चों शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। तो यहाँ शिकार के भविष्य के लिए कोई खतरा पैदा किए नियमित रूप से जितना मांस खाया जाता था उतना दुनिया के किसी भाग में नहीं खाया जाता था। तो यहाँ के लोग क्या थे बच्चों, शिकारी थे और वनस्पति से भी जुड़े हुए थे। कंदमूल, फल, बेर के पेड़ इत्यादि जो साधारण दर्शक प्राय सरलता से नहीं दिखाई देते, यहाँ पर बहुतायत में बच्चों पाए जाते हैं। इसके अलावा अनेकों तरह की वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 7 किस्म की जंगली मधुमक्खियाँ, शहद और सूढ़ियों की चाय में बड़े चाव से बच्चों खाया जाता है। अर्थात वहाँ पर मधुमक्खियों का जो शहद है वो आसानी से मिलता है, जिसको वो प्रयोग में लाते हैं। मौसम जो है उसके वर्षा के मौसम को वो इकट्ठा करते हैं, जल स्रोत बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ घास के मैदान भी प्राप्त हुए हैं। तो हादजा के लोग अपना एक ऐसे लोग हैं जो प्रकृति पर निर्भर हैं। हादजा लोग जमीन एवं संसाधन पर अपना अधिकार नहीं जताते। कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, रह सकता है, पशुओं को शिकार कर सकता है, कंदमूल, फल इकट्ठा करके शहद के रूप में उसको प्रयोग में ला सकता है। तो अपने क्षेत्र में शिकार के लिए अनिश्चित मात्रा में पशु उपलब्ध होते हैं। इसके अलावा उनके भोजन के लिए मुख्य रूप से जंगली साग सब्जियों का भी वो प्रयोग करते हैं। तो 80% लोग बच्चों हादजा के जो हैं वो मुख्य रूप से वनस्पति पर ही निर्भर है। तो इस क्रम में बच्चों हम आगे जानेंगे शिकारी संग्राहक समाज वर्तमान से अतीत की ओर। तो संग्राहक समाज के बारे में मानव जानकारी की उपयोग सुदूर अतीत के मानव के जीवन को पुनर्निर्मित करने में किया जा सकता है। दो परस्परी विचारधाराएं होने के बावजूद आज का शिकारी वर्ग जो संग्राहक है अतीत के पुरातत्वीय अवशेषों की व्याख्या करने के लिए है। कुछ पुरातत्वविदों का कहना है कि 20 वर्ष पहले होमिनिड स्थल तुर्काना झील के किनारे स्थित था।
संभवतः आदिकालीन मानव के शिविर एवं निवास थे, जहाँ वे सूखे मौसम में आकर रहते थे। ऐसी ही पद्धति वर्तमान में हादजा एवं कुंग-सेन समाजों की बताई गई है। दूसरी ओर कुछ लोगों का मानना है, वे महसूस करते थे कि संजातीय वृत्ति संबंधी तथ्यों एवं आंकड़ों का प्रयोग अतीत की समाजों को समझने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों एक दूसरे से भिन्न है। आज के शिकारी संग्राहक समाज शिकार और संग्रहण के साथ साथ कई आर्थिक क्रियाकलाप में भी लगे रहते हैं। जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय, व्यापार करना, पड़ोस के किसानों के खेतों में मजदूरी करना, इसके अतिरिक्त समाज के भौगोलिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण को हाशिए पर रखना, ऐसी परिस्थितियां हैं जो आदि मानव से हमें अलग करती है। तो आज शिकारी संग्रह समाजों में आपस में बहुत भिन्नता पाई जाती है। वे सब समाज शिकार का संग्रहण अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग महत्व देते हैं। उनके आकार भिन्न हैं, उनकी गतिविधियां भिन्न हैं, भोजन प्राप्ति एवं श्रम के विभाजन पर भी उनकी आम सहमति नहीं है। तो आज भी स्त्रियां खाने पीने की सामग्री जुटाने में कार्य करती हैं एवं पुरुष शिकार का कार्य करते हैं, परंतु ऐसे समाजों के उदाहरण भी मिलते हैं बच्चों, जहां स्त्री और पुरुष दोनों ही समाज में शिकार एवं संग्रहण तथा औजार बनाने का कार्य करते हैं। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजों में स्त्रियों को भोजन एकत्र करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती थी। इसके अलावा वे शिकार करने में भी पुरुषों का सहयोग करती रही होंगी। तो अंत में बच्चों उपसंहार हम शॉर्ट में समझेंगे। तो लाखों वर्ष पहले मानव ने जंगली जीवों का शिकार करने, पेड़ पौधों को इकट्ठा करके अपना भरण पोषण करना सीखा था। ये लोग प्रारंभ में दुनिया के भिन्न भिन्न भागों में बटे हुए थे। कुछ जंगली पौधों को अपने लिए उपयोग करते थे, तो कुछ ने जंगली जो जानवर थे उनको पालतू बनाना सीख लिया था, जिसके परिणाम स्वरूप मानव ने खेती करना, पशुचारण करना सीख लिया था और बिखरे हुए खाद्य पदार्थों को बटोरने का कार्य करने के अलावा उन्होंने अब खेती करना सीख लिया था, अर्थात वो खेती पर निर्भर हो गए थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव ने निरंतर अपने मस्तिष्क का विकास होता गया और उसने नई नई खोजों को प्रारंभ कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप गेहूं, जो अनाज, पौधे उगाने की परिस्थितियां भी अनुकूल हो गई। धीरे धीरे खुले जंगलों तथा घास के मैदानों का विस्तार होता चला गया। जंगली भेड़ों, बकरियों, मवेशियों, सूरों तथा गधों जानवरों की संख्या में भी वृद्धि होती चली गई। इससे यह संकेत मिलता है कि मानव का समाज धीरे धीरे ऐसे इलाकों को अधिक पसंद करने लगा जहां इन जंगलों, घास फूस और जानवर बहुतायत में थे, क्योंकि वहाँ पर उनको आसानी से उनकी प्राप्ति से कृषि में सहयोग मिला और अपना भोजन संग्रहण करने में भी उसको मदद मिली। तो ऐसे अनेकों समुदाय हैं जो स्थायी रूप से बच्चों एक क्षेत्र में निवास करने लगे। अब वहाँ उन्हें भोजन की आपूर्ति बढ़ाने के लिए दबाव बढ़ना पड़ा, इसलिए उन्होंने विशेष किस्म के पौधों को उगाना, जानवरों को पालना प्रारंभ कर दिया था। विशेषकर जनसंख्या दबाव के कारण, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने लगी, गेहूं, जो चावल और बाजरा इत्यादि उन्होंने उगाना प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा भेड़, बकरी, मवेशी, गधा, सूअर आदि को भी उन्होंने पालने का शुरू कर दिया। इससे मानव की निर्भरता बढ़ी और उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आना प्रारंभ। आज से लगभग 10,000 साल पहले खेती एवं पशुचारण प्रारंभ हुआ और मानव ने खेती करना प्रारंभ किया, जिससे उसको अधिक लाभ प्राप्त हुआ। इसके अलावा कच्ची ईंटों के पत्थरों से स्थायी घर भी बनाए जाने लगे। तो पुरातत्वविदों ने स्पष्ट किया है कि लोग अब धीरे धीरे अपने कच्चे मकान और स्थायी मकान के रूप में रहने लगे। इसके अलावा बच्चों, खेती में पशुचारण में भी अनेक परिवर्तन हुए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, अनाज एवं अन्य उपकरणों को, इसके अलावा खाना बनाना, पत्थर के नए किस्म के औजार बनाना, हल,
और कृषि उपकरण जैसे जो अन्य साधन हो सकते थे मानव ने बनाना प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे लोग तांबा, रांगा जैसे धातु से परिचित हो गए। मिट्टी के बर्तन बनाने एवं परिवहन के लिए पहिए का प्रयोग होने लगा। तो पहिए के प्रयोग ने मानव के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे उसके सारांश पर। धन्यवाद।